सो वेलकम बैक टू ऑल। तो आज अपना जो लेक्चर है वो मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, इसमें अपन कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेक्चर 4 जो होगा वो आपका कॉम्पटन इफेक्ट का होगा। ठीक है, ओके। उससे पहले अपन ने जो टॉपिक्स पढ़े हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, इनके बारे में अपन उनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करते हैं जो कि आईआईटी जेईई में पूछे हुए हैं। ठीक है, देखो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, आईआईटी जेईई 2020। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? लिखिए, इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। मैं लिख रहा हूं इन ए पीईई एक्सपेरिमेंट ए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, ए monochromatic light source emitting photon with energy greater than work function of the metal, work function of metal under test is used if the power of the light source is doubled. If power of light source is doubled, which one of the following statement is correct? Which one of following statement is correct? ठीक है, ऑप्शन ए लिखिए। ऑप्शन ए है आपके पास, द नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। द नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स remain same। बी ऑप्शन है आपके पास, द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम। द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम। ऑप्शन सी लिखिए, द नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। द नंबर ऑफ emitted photoelectrons decreases। एंड ऑप्शन डी आपके पास लास्ट ऑप्शन लिखिएगा, इसके अंदर लास्ट ऑप्शन लिखिएगा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल। द स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल्स। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्यूशन। पहली चीज तो देखो आपको क्या बोल रहा है वो देखिए। आपको क्वेश्चन बोल रहा है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट है, आपके पास जो इमिटेड फोटोन विद एनर्जी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन, मतलब जो एच न्यू है वो ग्रेटर देन एच न्यू नॉट के दे रखा है। कहने का मतलब न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, इसका मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होगा। ठीक है, इतना अपन ने पढ़ा है। चलिए यहां तक हो गया काम। इफ पावर ऑफ लाइट सोर्स इज डबल्ड, मतलब इस बार P डैश क्या कर दिया, 2P कर दिया, डबल कर दिया। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पावर क्या होता है मैंने बताया था, पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी अपॉन एरिया। इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, ये होता है। ठीक है, तो अगर पावर डबल किया गया है तो इंटेंसिटी भी क्या होगी आपके पास, इंक्रीज होगी। सो इंटेंसिटी भी आपके पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो देखो इंटेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है? इंटेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि आपके पास जो फोटॉन्स हैं वो इंक्रीज होंगे। क्या होता है, ये मेटल प्लेट है जहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां पे जो फोटॉन्स होते हैं रेडिएशंस वो इंक्रीज होंगे। तो जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यही था। तो देखो पहला क्या है, नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। सेम कहां है, ज्यादा ये गिरेंगे तो ज्यादा निकलेंगे, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी एक बात छोड़ो, अभी देखेंगे। ऑप्शन सी, नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस,
फोटो इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज होंगे ना, डिक्रीज थोड़ी होंगे, तो ये भी गलत हो गया। बी और डी में देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल आपने ये लिखा था EBS इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो VS जो है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वो कभी भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अपन ने ग्राफ भी बनाया था, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ठीक है, जिसे लेक्चर अच्छे से देखा है, पढ़ा है, वो आसानी से कर सकता है, नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब अपन देखते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर अपन देखेंगे कॉम्पटन इफेक्ट। हेडिंग लिखेंगे कॉम्पटन इफेक्ट। लिखिए कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट, इसको कॉम्पटन स्कैटरिंग भी बोलते हैं ना, कॉम्पटन स्कैटरिंग भी बोलते हैं। देखो समझना, कॉम्पटन इफेक्ट या कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या होता है। सिंपल है, तुम्हारे पास एक फोटोन आएगा, ठीक है, यहां कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा जो कि रेस्ट के अंदर है, इससे टकरा के आपके पास में फोटोन स्कैटर्ड होगा, तो फोटोन यानी कि वेव है, ये ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिकॉइल होगा, वो सीधा जाएगा, दिस इज फोटोन, ठीक है। इसकी वेवलेंथ मैं लैम्डा मानता हूं, स्कैटर्ड वेवलेंथ लैम्डा डैश मानता हूं। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या बोलता है, ये जो लैम्डा डैश है, स्कैटर्ड वेवलेंथ जो है, ठीक है, वो जो इंसिडेंट वेवलेंथ है उसके बराबर ना होके कुछ इंक्रीज होके मिलती है, ठीक है, दैट इंक्रीमेंट इज द डेल्टा लैम्डा, दैट इज द कॉम्पटन इफेक्ट। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आपके पास स्कैटर्ड वेवलेंथ होता है, जो आपके पास इंसिडेंट होता है, वो दोनों इक्वल होता है। ये अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, ये अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, दैट इज द कॉम्पटन इफेक्ट। बस इतना सा है। अब अपन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू देखेंगे क्या आती है, ठीक है, अपन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, वो आपको लगाना आना चाहिए, ठीक है। पूरा अपन इसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, लेकिन कंजर्वेशन लगाएंगे। कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये कॉम्पटन इफेक्ट है। चलिए लिख लीजिए, इसके अंदर लिख लीजिए लिखिए इन कॉम्पटन इफेक्ट व्हेन एन एक्सरे 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 व्हेन एन एक्सरे, एक्सरे मतलब फोटोन भी हो सकता है, इज इंसिडेंट ऑन, एक्सरे मतलब फोटोन है, इज इंसिडेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन विच इज एट रेस्ट, जो कि रेस्ट में है, देन वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन लिखे, देन वेवलेंथ ऑफ scattered photon is larger than wavelength of incident photon, ठीक है। कहने का मतलब अगर स्कैटर्ड का मैं लैम्डा डैश मानता हूं और ये आपके पास है, तो ऐसा मिलता है। लैम्डा डैश क्या है, स्कैटर्ड वेवलेंथ, और लैम्डा क्या है, इंसिडेंट वेवलेंथ, ठीक है, ये आपके पास मिलता है, ठीक है। लिखो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन
एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है आपके पास, जो डेल्टा लैम्डा है जो कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा है नॉट इक्वल टू 0 आएगा, वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, इस डेल्टा लैम्डा को बोला जाता है कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट लैम्डा डैश को बोलते हैं स्कैटर्ड वेवलेंथ, स्कैटर्ड वेवलेंथ लैम्डा को बोला जाता है इंसिडेंट वेवलेंथ, इस इंसिडेंट वेवलेंथ नोट कर लीजिएगा। देखिए ये अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स लिखो, बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, बट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स जो डेल्टा लैम्डा होता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा वो 0 होता है। कहने का मतलब लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा होता है क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कॉम्पटन इफेक्ट होता है। आई होप आपको थोड़ा सा बेसिक इसका पूरा पता लग गया होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्लासिकल तो ये बताता है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ये थे। ठीक है, अब इसका क्वांटम मैकेनिक एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका था। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे बात करते हैं। देखिएगा, पॉज करके नोट कर लेना भाई। ठीक है, देखिए लिखिए इसके अंदर, लिखिए, देखो देखिए क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेनेशन, क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसमें देखो मैंने क्या बताया था, एक आपके पास इंसिडेंट फोटोन होगा, इंसिडेंट फोटोन, यहां पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा एट रेस्ट, जो कि रेस्ट के अंदर होगा। ठीक है, इससे जैसे ही ये इंटरेक्शन करेगा, ठीक है, स्कैटरिंग होगी यहां पे इन दोनों के बीच में, तो आपके पास क्या होगा, ये फोटोन यहां से स्कैटर्ड होगा, ठीक है, फाई एंगल के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन यहां से रिकॉइल होगा। ये इलेक्ट्रॉन है, दैट इज स्कैटर्ड फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन। ठीक है, जो कि ये थीटा एंगल के ऊपर रिकॉइल होगा इलेक्ट्रॉन, और स्कैटर्ड फोटोन फाई एंगल के ऊपर होगा। ठीक है, फाई एंगल के ऊपर होगा। ये बाई डायरेक्शन हो गई, दैट इज एक्स डायरेक्शन। ओके, देखिए इसकी एनर्जी E इक्वल टू कितना होगा, एच न्यू, मोमेंटम एच अपॉन लैम्डा, यही होगा आपके पास में। चलिए ये रेस्ट के अंदर है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, रेस्ट में है तो वेलोसिटी कुछ नहीं रहेगी, तो इसका जो मोमेंटम है वो 0 होगा। इसका जो तुम्हारे पास एनर्जी है वो रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल होगी, दैट इज mc², जिसको पर n0c² भी बोलते हैं। n0 इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये स्कैटर्ड फोटोन है, इसकी एनर्जी h इज इक्वल टू h न्यू डैश या h c अपॉन लैम्डा डैश। ठीक है, और इसका जो मोमेंटम होगा वो हो जाएगा p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा डैश। देखो ध्यान से, ठीक है, इसको e डैश बोल दो, इसको p डैश बोल दो। ठीक है, इसका तुम्हारे पास मोमेंटम pe होगा एंड एनर्जी इसकी mec² होगी। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये लिख लो, दिस इज रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन, दिस इज रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे आपको पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो लिखो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लिखिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ओके, देखिएगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो जो मोमेंटम होता है दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी। आपके पास क्या होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी, तो ये कंपोनेंट के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के अंदर टूटेगा। ठीक है, तो देखो मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूंगा। ठीक है, देखिए एक्स ये है, वाई ये है, तो एक्स डायरेक्शन में इसका मोमेंटम कितना है, h अपॉन लैम्डा, h अपॉन लैम्डा। इसका मोमेंटम 0 है, देखो 0 है इसका मोमेंटम, इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में। देखो समझना, ये कोई पोजीशन वेक्टर है जिसके साथ एंगल, जैसे एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो ये कोस वाला टर्म आएगा, ये साइन वाला टर्म आएगा। ठीक है, तो देखो मोमेंटम देखना है तो
एच अपॉन लैम्डा डैश, ये कोस ये साइन फाई है, दैट मींस कोस फाई, ठीक है, और ये प्लस पीई कॉस थीटा। देखो आई होप आपको समझ में आया होगा, प्लस पीई कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही जब मैं वाई डायरेक्शन में लगाऊंगा मोमेंटम कंजर्वेशन, तो देखो वाई डायरेक्शन में यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में, तो इसके ऊपर नीचे कोई जा रहा है नहीं जा रहा, तो इसका वाई डायरेक्शन में मोमेंटम जीरो है। यहां पे देखो इसके ऊपर तुम्हारे पास में एच अपॉन लैम्डा डैश साइन फाई, ये कोस फाई का ये साइन फाई का, जैसे इसमें था तुम्हारे पास में, इसका देखो ये कोस ये साइन तो नेगेटिव में जा रहा है, दैट मींस माइनस, ठीक है, पीई साइन थीटा, ठीक है, पीई साइन थीटा। ओके, चलिए से नोट कीजिएगा। अब ऐसे ही अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, ऐसे ही अपन जो है एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, देखिएगा। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन हो गया इतना। चलिए अब लिखिए इसके अंदर एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन देखो इसकी एनर्जी कितनी है, E इज इक्वल टू एच न्यू, और न्यू की जगह एच सी अपॉन लैम्डा लिख सकता हूं मैं, एच सी अपॉन लैम्डा प्लस एम ई सी स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी एनर्जी एच सी अपॉन लैम्डा डैश प्लस इसकी एनर्जी देखो क्या होगी, एम ई सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन मोशन में भी है, ये रेस्ट में था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, ये मोशन में है तो अपन क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये लीजिए, ठीक है। ये तुम्हारे पास एनर्जी कंजर्वेशन हो गया। ठीक है, अब सब कुछ वैल्यू वैल्यू पुट अप करके, ठीक है, अपन कैलकुलेशन आफ्टर कैलकुलेशन जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो लिखेंगे, ठीक है। इतना नोट कर लीजिएगा जल्दी से। देखिए आफ्टर कैलकुलेशन, आफ्टर कैलकुलेशन, आफ्टर कैलकुलेशन जो आपके पास डेल्टा लैम्डा मिलेगा, कॉम्पटन शिफ्ट जिसको बोलते हैं, जो कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा के इक्वल होता है, ठीक है, वो आपके पास आ जाएगा एच अपॉन एम ई सी 1 माइनस कोस फाई, थीटा नहीं आएगा, ध्यान रखना, फाई, फाई इज द स्कैटरिंग एंगल, जहां पे वेवलेंथ स्कैटर्ड हो रही थी, ठीक है। तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा, ये उधर जाएगा, प्लस एच अपॉन एम ई सी 1 माइनस कॉस फाई। वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो लैम्डा डैश क्या है, वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, तो देखो तुम्हें बड़ी हुई मिल रही है क्योंकि इसके अंदर प्लस कुछ जुड़ रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए यहां पे हमारे पास में एम ई क्या है, एम इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाई इज स्कैटरिंग एंगल, फाई इज स्कैटरिंग एंगल, फाई आपके पास क्या है, स्कैटरिंग एंगल है। और कुछ बच गया यहां पे, सब कुछ हो गया, ठीक है। डेल्टा लैम्डा, डेल्टा लैम्डा को बोला जाता है कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन शिफ्ट, ठीक है। तो यहां जो डेल्टा लैम्डा है वो किसके बराबर है, एच अपॉन एम ई सी 1 माइनस कॉस फाई, ठीक है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, ये पूरा जो है ये पूरा, ठीक है, ये किसके बराबर है, डेल्टा लैम्डा के, इसको बोला जाता है कॉम्पटन शिफ्ट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक चीज और, यहां पे ये जो है इसको बोला जाता है लैम्डा सी, ठीक है, लिखो एच अपॉन एम ई सी इज इक्वल टू लैम्डा सी, इसको बोला जाता है कॉम्पटन वेवलेंथ, इसको क्या बोला जाता है, कॉम्पटन वेवलेंथ। नोट कीजिएगा जल्दी से,
देखिए देखिए, मैं इसको मिटा रहा हूं एक बार। ये लीजिए, देखिए ध्यान से, आपके पास डेल्टा लैम्डा इक्वल टू ये आ गया है ना। जो डेल्टा लैम्डा है, डेल्टा लैम्डा है वो आ गया h अपॉन एम ई सी 1 माइनस कोस फाइव, या फिर लैम्डा सी 1 माइनस कोस फाइव। ठीक है, क्योंकि इसको अपन ने क्या बोला था, कॉम्पटन वेवलेंथ। तो ध्यान से देखो, जो कॉम्पटन शिफ्ट है डेल्टा लैम्डा, वो ओनली स्कैटरिंग एंगल फाइव पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो एक नोट करके लिख लो, हियर डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट, नोट करके लिखिए, हियर डेल्टा लैम्डा, दैट मींस कॉम्पटन शिफ्ट is depend only on scattering angle phi। ठीक है, ओनली फाइव पे डिपेंड करता है, एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंसिडेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इंसिडेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे तुम्हारे पास में क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तुमसे पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, तो वहां पे ये ऐसा इससे बना के दे सकते हैं क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस में इससे बना के दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए, देखिएगा यहां पे ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पे आपके पास जो लैम्डा सी है, लैम्डा डैश है। ठीक है, आपके पास जो लैम्डा डैश है वो क्या आ गया आपके पास, लैम्डा प्लस लैम्डा सी 1 माइनस कोस फाइव, ये आपके पास निकल के आ गया। ठीक है, डेल्टा लैम्डा एच अपॉन एमईसी को मैंने लैम्डा सी रख दिया, कॉम्पटन वेवलेंथ। ठीक है, इतना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहां जो लैम्डा सी है, जो आपने h अपॉन एमईसी बोला था, 6.6 10 टू द पावर माइनस 34, me होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा 0.0243 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसकी वैल्यू इतनी होती है, रिमेंबर। ठीक है, अब लिखिए केस फर्स्ट, पहला केस लिखिए, इफ फाई इज इक्वल टू जीरो, ये अगर आपके पास में ये जीरो एंगल होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ, ये फोटोन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास इसी डायरेक्शन में फोटोन मिलेगा। ठीक है, तभी तो फाई जो है वो जीरो की तरफ जाएगा, पहले जो ऐसे मिल रहा था वो ऐसे मिलेगा। तो जब फाई जीरो हो जाएगा, कोस जीरो की वैल्यू 1 माइनस 1 जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो लैम्डा डैश आपके पास क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। अगर सेम डायरेक्शन में ही आपको फोटोन मिलता है तो आपके पास में वो स्कैटर्ड वेवलेंथ इंसिडेंट वेवलेंथ के इक्वल होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रेले जीन्स लॉ, रेले जीन्स। ठीक है, केस सेकंड लिखिए, इफ फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो ये पाई बाई 2 होगा तो कोस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो लैम्डा डैश जो होगा वो होगा लैम्डा प्लस लैम्डा सी, लैम्डा प्लस लैम्डा सी। ठीक है, कहने का मतलब ये ऐसे फोटोन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पे जो आपको मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, फोटोन बिल्कुल इसके 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। ठीक है, केस थर्ड लिखिए, केस का थर्ड, इफ फाई इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो उस केस में लैम्डा डैश कितना हो जाएगा, देखो ये पाई होगा, कोस पाई की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 2, तो लैम्डा प्लस 2 लैम्डा सी, लैम्डा प्लस 2 लैम्डा सी। ठीक है, इसको अपन बैक स्कैटरिंग भी बोलते हैं। ठीक है भाई, इसका मतलब है बैक स्कैटरिंग,
आपको विजिबल तो है ना, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, विजिबल है। इसको बोलते हैं बैक स्कैटरिंग, मतलब फोटोन तुम्हारे पास वापस इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ आता है। ठीक है, जब तो पाई होगा आपके पास में, और इस केस में ये जो मिलेगा, यहाँ पे जो मिलेगा लैम्डा डैश, वो आपके पास मैक्सिमम मिलेगा बैक स्कैटरिंग के केस में। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब लिखिए इसके अंदर एंगल ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक तो फॉर्मूला और लिख लेते हैं, फिर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखिए, एंगल ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन, एंगल ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन, एंगल ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दैट मींस रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन का एंगल थीटा माना है। हो सकता है एग्जाम में इसको फाई बोल दे, उसको थीटा बोल दे, तो तुम्हें किसके ऊपर जाना है, स्कैटर्ड एंगल सुनना है। ये रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन, ये रिकॉइलिंग एंगल है तुम्हारे पास में। ठीक है, देखिए क्या था तुम्हारे पास, हमारे पास सर ये फोटोन था, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन था, यहां पे आपके पास में, यहां के आपके पास में एक फोटोन था जो कि फाई एंगल पे था, एक रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन था जो कि थीटा एंगल पे था। तो थीटा आपको बताना है, ये तो पूछा है, थीटा बताना है। इसका मोमेंटम p था, एनर्जी E थी, इसकी एनर्जी आपके पास कितनी थी, ये रेस्ट में था, तो इसका मोमेंटम आपके पास कितना था, 0 था। इसका मोमेंटम आपके अपन ने p भी माना था, इसका मोमेंटम p डैश, एनर्जी E डैश, यही तो था। ठीक है, अब देखो x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो लगाओ क्या, p इज इक्वल टू p डैश cos फाई प्लस pe cos थीटा, यही तो हो जाएगा। देखो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट अभी बताया था मैंने, इक्वेशन 1। ठीक है, y डायरेक्शन में लगाओ, y डायरेक्शन में यहां 0 होगा, इज इक्वल टू p डैश साइन फाई माइनस pe साइन थीटा, यही होगा आपके पास। देखिए तो e साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, pe साइन थीटा, इसको इधर ले आओ, p डैश साइन फाई, इक्वेशन 2। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, इसको देखो मैं ऐसे लिख लूं, pe cos थीटा, इसको इधर ले आओ, p माइनस p डैश cos फाई। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दो। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो मैं क्या करूं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखो pe से p कैंसिल आउट हो जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू p डैश sin फाई अपॉन में p माइनस p डैश cos फाई। तो ये तो आपके पास डायरेक्शन ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन हो गया। चाहो तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा, वो आप लिख सकते हो। ठीक है, और थोड़ा सोल्व कर लो इसको, tan थीटा इज इक्वल टू p डैश कॉमन ले लो, तो sin फाई अपॉन यहां p डैश कॉमन आएगा, तो p अपॉन p डैश माइनस cos फाई। ठीक है, आपको ये रिमेंबर याद रखना है। ठीक है, रिमेंबर इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है IIT जैम के अंदर। ठीक है, अब आपको पता है p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा होता है। ठीक है, h अपॉन लैम्डा होता है, तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, लैम्डा के फॉर्म में, देखो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, वेवलेंथ के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, साइन फाई अपॉन में, देखो ये इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें लैम्डा डैश तो ऊपर चल जाएगा, लैम्डा नीचे। क्यों, क्योंकि जब ये रखोगे h अपॉन लैम्डा, h अपॉन लैम्डा डैश, h से h कैंसिल, लैम्डा डैश ऊपर चला जाएगा, माइनस cos फाई। तो ध्यान रखना है, आपको एक याद रखना है, दोनों याद करोगे तो गलत करके आओगे, एक याद करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इसमें नोट करके लिखेंगे,
लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। इसके अंदर जो कोलिजन होती है वो इलास्टिक कोलिजन होती है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन इन कॉम्पटन इफेक्ट, पहला लिखो इलास्टिक कोलिजन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। ध्यान रखना इलास्टिक कोलिजन आपके पास होती है, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन इन कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है BHU के अंदर पूछा हुआ है भाई, ठीक है। BARC बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो आप MSc के बाद में दोगे, वहां क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन, जो रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन होता है, उसका जो मोशन होता है वो रिलेटिविस्टिक होता है। पूछ लेता है कौन सा मोशन होता है, तो लिखो मोशन ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन इज रिलेटिविस्टिक, रिलेटिविस्टिक, ठीक है। तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए फ्रैक्शनल लॉस इन एनर्जी, फ्रैक्शनल लॉस इन एनर्जी, फ्रैक्शनल लॉस इन एनर्जी ऑफ फोटोन, ऑफ फोटोन, ठीक है। तो पूछ ले एग्जाम में फ्रैक्शनल लॉस एनर्जी क्या होता है, तो पहले कितनी थी E, फिर कितनी हुई E डैश, और फ्रैक्शन पूछा है तो अपॉन में E, ठीक है। फोर्थ लिखिए फ्रैक्शनल शिफ्ट इन वेवलेंथ, फ्रैक्शनल शिफ्ट इन वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा, ठीक है। ये नोट करके लिख लीजिएगा भाई, ठीक है। आपका कॉम्पटन इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास में IIT जैम में ही पूछा हुआ है। देखिए लिखिए क्वेश्चन लिखिए, IIT जैम, देखना शायद 20 या 21 में इनमें से पूछा है ना, 2020 से 2021 में एक में से पूछा हुआ है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए इन कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इन कॉम्पटन स्कैटरिंग experiment, the wavelength of incident X-ray, the wavelength of incident X-ray is 0.500 angstrom. If the Compton wavelength, if the Compton wavelength lambda c is equal to 0.024 angstrom, the value of longest wavelength, the value of longest wavelength possible for the scattered X-ray, ठीक है। NAT टाइप का क्वेश्चन था, NAT, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था तुम्हारे पास में। स्पेसिफाई अप टू 3 डेसिमल प्लेस, स्पेसिफाई अप टू 3 डेसिमल प्लेस, आपको आंसर बताना है, ठीक है। देखो बहुत आसान है, देखिएगा आपको तुम्हारे पास सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच करने के लिए कॉम्पटन स्कैटरिंग, ठीक है, आपको दे रखा है इंसिडेंट एक्सरे वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा आपको दे रखा है 0.500 एंगस्ट्रॉम, पहली बात, ठीक है। दूसरा क्या गिवन है, इफ द कॉम्पटन वेवलेंथ लैम्डा सी आपको दे रखा है 0.024 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तुमसे क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, फॉर द स्कैटर्ड एक्सरे, तो लैम्डा डैश आपसे पूछा है, सिंपल सा है, लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। लैम्डा कितना दे रखा है 0.500 एंगस्ट्रॉम प्लस डेल्टा लैम्डा कितना दे रखा है 0.024 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम दोनों में के बाहर आ गया, ठीक है।
देखिए इसके अंदर अच्छा एक चीज और, तुम्हारे पास में ये समझना एक बार, समझो इसको, समझो एक बार, देखो देखो देखो, लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा प्लस, इसकी वैल्यू कितनी होती है, लैम्डा सी 1 माइनस कोस 5, ठीक है। तुम्हें देखो एक चीज पूछा है क्वेश्चन के अंदर, साफ साफ आपको गिवन है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मैक्सिमम कब होती है, जब फाई आपके पास क्या होता है, पाई होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा प्लस 2 लैम्डा सी लिख सकता हूं। तो देखिए लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा कितना है 0.500 एंगस्ट्रॉन प्लस 2 इंटू लैम्डा सी कितना है आपके पास में 0.024 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। सोल्व कर लेना, सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.548 एंगस्ट्रॉन, 0.548 एंगस्ट्रॉन, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो कि आपके लिए होमवर्क है, देखिए। आज का क्वेश्चन पहला होमवर्क, ठीक है, क्या है, देखिए एक गामा रे फोटोन, एक गामा रे फोटोन आईआईटी जैम में पूछा है भाई, ठीक है, आईआईटी जैम में पूछा है, गामा रे फोटोन इमिटेट फ्रॉम ए 137 cesium source collides with an electron at rest. If the Compton shift of photon is the Compton shift दे दिया, मतलब डेल्टा लैम्डा is 3.25 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power minus 13 मीटर, ठीक है। then scattering angle is closest to देखो प्लांक कांस्टेंट एच आपको गिवन है 6.626 into 10 to the power minus 34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है, ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एंड सी आपके पास दे रखा है 3 into 10 to the power 8, ठीक है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए लिखिए, ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बहुत आसान है, जो गिवन है वो लिखो, उसका फॉर्मूला लिखो और वहां से फाई कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में अपन ने काउंटर इफेक्ट पढ़ा, आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, जो भी नोट करवा के लिखवाया वो याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, आप चाहे पूरा असाइनमेंट आपको आजकल में मिल जाएगा, सारे क्वेश्चंस निकाल लेना इस टॉपिक से, जो भी तो 3-4 टॉपिक कराए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच, जय श्री श्याम।